नमस्कार। मैं डॉक्टर कुंजहरी मेडी, कैंसर मेडिसिन सुपर स्पेशलिस्ट मतलब मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। आज हम एक बहुत ज़रूरी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वो है ब्रेस्ट कैंसर मतलब स्तन का कैंसर। महिलाओं में होने वाले कैंसर में से ब्रेस्ट कैंसर अर्थात स्तन कैंसर प्रमुख कैंसर है। अब हम ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क फैक्टर के बारे में बात करेंगे। मैंने पहले के वीडियो में कैंसर के रिस्क फैक्टर के बारे में डिटेल में बताया। अगर आपने नहीं देखा, प्लीज पहले का वीडियो देख लीजिएगा। ये सारे रिस्क फैक्टर ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी लागू होता है। आज हम ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड रिस्क फैक्टर के बारे में स्पेशली डिस्कस करेंगे। रिस्क फैक्टर्स में आते हैं पहला जेंडर मतलब फीमेल जेंडर होना है ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक रिस्क फैक्टर है। हालांकि पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, लेकिन ये संख्या बहुत कम है, तकरीबन 1% से भी कम है, मतलब लेस देन 1%। दूसरा एज मतलब उम्र बढ़ने के साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर होने का संभावना बढ़ जाते हैं। खास तौर पे 45 साल के बाद ब्रेस्ट कैंसर होने का संभावना ज़्यादा होता है। ये देखा गया है जो वेस्टर्न कंट्रीज में ब्रेस्ट कैंसर का महिलाओं का एज है, उम्र है, वो एवरेज एज 55 साल है, 55 इयर्स। लेकिन रिसर्च से ये पाया गया है हमारे देश में ये एज कम है। मतलब हमारे देश में ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट का एवरेज एज है 45 इयर्स मतलब 45 साल। मतलब हमारे देश में कम उम्र के लोगों में ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर होता है। हमने अपना एक्सपीरियंस में भी ये देखा है जो 25 साल में भी या 30 साल में या 35 साल में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। एक और ज़रूरी बात है, जब ब्रेस्ट कैंसर कम एज के लोगों में होते हैं, ये कैंसर रैपिडली ग्रोइंग होता है, मतलब ये बढ़ने का ताकत इसमें ज़्यादा होता है। और ये भी देखा गया है जब ब्रेस्ट कैंसर पोस्ट मेनोपॉजल एज में मतलब ज़्यादा उम्र का लेडीज में होता है, ये थोड़ा स्लो ग्रोइंग होता है और धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन कम उम्र में ये रैपिडली ग्रोइंग ट्यूमर होता है। तीसरा रिस्क फैक्टर है कुछ ऐसा कंडीशन जिसके वजह से शरीर में एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी लंबा समय के लिए होता है, जैसे अर्ली इमेनार्की मतलब कम उम्र में पीरियड्स होना, या लेट मेनोपोज मतलब ज़्यादा एज में पीरियड्स बंद होना, बच्चा नहीं होना या बच्चा लेट होना, या बच्चे को स्तनपान नहीं करवाना। ये सब कंडीशन में भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। अगला रिस्क फैक्टर है ओबेसिटी मतलब मोटापा और लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज मतलब कम शारीरिक परिश्रम। ये सारे रिस्क फैक्टर मॉडर्न अर्बन लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है, जिसके वजह से ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। अल्कोहल कंजम्पशन और स्मोकिंग भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क फैक्टर है। रेडिएशन एक्सपोजर मतलब किसी कारण की वजह से अगर एडोलेसेंट एज में रेडियोथेरेपी देते हैं, जैसे हॉस्किन्स लिम्फोमा में रेडियोथेरेपी देते हैं और उसमें अगर ब्रेस्ट एरिया में रेडिएशन एक्सपोजर होता है, इसकी वजह से भी आगे जाके ब्रेस्ट कैंसर का संभावना बढ़ जाता है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी खास तौर पे पेरीमेनोपोजल एज में जब मेनोपोजल सिम्टम्स कम करने के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं, अगर लॉन्ग टर्म के लिए देते हैं, ये भी रिस्क फैक्टर होता है। अगला रिस्क फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर। जब फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में जैसे नानी, माँ, मौसी, बहन, इनमें किसी में ब्रेस्ट कैंसर या ओवरी कैंसर का हिस्ट्री होता है, तो ऐसा सिचुएशन में ब्रेस्ट कैंसर का संभावना ज़्यादा होता है। अब हम ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण के बारे में मतलब साइन सिम्टम के बारे में बात करेंगे। ये साइन सिम्टम इस प्रकार का है, ब्रेस्ट में या एक्जिला में लंप या गांठ होना, निपल से डिस्चार्ज होना, ब्लड
या पस डिस्चार्ज होना और अल्सर होना, स्किन में, ब्रेस्ट के ऊपर स्किन में कलर चेंज होना या निपुल एरिया में कलर चेंज होना या निपुल का स्ट्रक्चर बदल जाना या ब्रेस्ट का शेप बदलना या साइज बदलना, ये सब ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण होता है। एक वर्ड है प्यूडी ऑरेंज, मतलब ब्रेस्ट का स्किन संतरा का खाल जैसा हो जाता है और ये ब्रेस्ट कैंसर का लेट स्टेज में होता है। और गांठ के ऊपर अल्सर अर्थात घाव बनना, ये भी ब्रेस्ट कैंसर का लेट स्टेज में होता है। और ये सब लक्षण तो ऐसा है जैसे पेशेंट को जल्दी में पता लग जाता है और डॉक्टर के पास चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जो गांठ बहुत छोटे होते हैं और ये पता नहीं लगता है। ऐसे में ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस में समय लग सकता है, लेट हो सकता है। एक संतरा का पिक्चर के जरिए हम ब्रेस्ट कैंसर का साइन सिम्टम को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। समझ लीजिए ये एक ब्रेस्ट है जिसमें एक लंप दिखाई दिया है। दूसरा पिक्चर में एक स्किन में इंडेंटेशन आ गया है, ऐसे ब्रेस्ट में भी ऐसा हो सकता है। तीसरा पिक्चर में स्किन में इरोशन हुआ है, मतलब एक थोड़ा अल्सरेशन हो जैसा हो गया, ऊपर से निकाल गया है। नेक्स्ट पिक्चर में दिखाई दिया है रेडनेस और हीट, मतलब एक एरिया है ब्रेस्ट में जैसे एक कलर चेंज हो गया है, रेडनेस हो गया है। नेक्स्ट पिक्चर में निपल से कुछ डिस्चार्जेस आ रहे हैं, जैसे पस है या ब्लड है, ऐसा कुछ डिस्चार्ज आ रहे हैं। नेक्स्ट पिक्चर में एक डिम्पलिंग आ रहे हैं स्किन में और ये स्किन चेंजेस आ गया है। नीचे का नेक्स्ट लेफ्ट एक्सट्रीम में जो पिक्चर है इसमें दिखाई दिया है एक बम्प आ गया है, मतलब एक नया लंप आ गया है। अगला पिक्चर में दिखाई दिया है जैसे वेन्स, ब्लड वेसल्स प्रोमिनेंट हो गया है बिकॉज ऑफ, मतलब रैपिड ग्रोइंग वेन के वजह से। अगला पिक्चर में देखा गया है जैसे निपुल रिट्रैक्शन हो गया है। फिर अगला नेक्स्ट पिक्चर में दिखाई दिया है जैसे निपुल एंड एरियोला एरिया पूरा चेंजेस हो गया है और एक दूसरा लंप भी आ गया है जिसकी वजह से ब्रेस्ट का शेप बदल गया है। निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स का भी शेप बदल गया है, साइज भी बदल गया है। अगला पिक्चर में दिखाई दिया है जैसे ऑरेंज पील स्किन, जिसको हम कहते हैं प्यूडी ऑरेंज, मतलब ये स्किन में पकरिंग जैसा आ गया है, स्किन चेंजेस आ गया है। और ऐसा भी हो सकता है जैसे लास्ट पिक्चर में दिखाई दिया कोई लंप नहीं दिखाई दिया है, इनविजिबल, मतलब। अब आते हैं जब कैंसर का सस्पिशन होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर पहले तो आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें हार्ट से देखेंगे और अच्छा से एग्जामाइन करके देखेंगे और एक क्लिनिकल इम्प्रेशन बनाएंगे। इसमें अगर कैंसर का सस्पिशन स्ट्रांग होता है तो फिर कुछ टेस्ट कराएंगे। ये टेस्ट इस प्रकार का होता है। पहला अल्ट्रासोनोग्राफी, मतलब दोनों ब्रेस्ट का अल्ट्रासोनोग्राफी होता है। दूसरा एक्सरे मेमोग्राम, मतलब ये डायग्नोस्टिक मेमोग्राम होता है जिसमें कैंसर के बारे में अलग अलग ग्रेड में सस्पिशन जाहिर करते हैं। तीसरा कुछ केसेस में एमआर मेमोग्राम, मतलब दोनों ब्रेस्ट का एमआरआई टेस्ट होता है। कुछ केसेस में जैसे कम एज का केस पेशेंट में जिसमें डेंस ब्रेस्ट होता है, ऐसे केसेस में एमआरआई का जरूरत पड़ता है। एफएनएसी मतलब फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी एक टेस्ट होता है जो एक नीडल के जरिए ब्रेस्ट लंप से टेस्ट करते हैं और इसमें से भी कैंसर का सस्पिशन होने पर कैंसर है या नॉन कैंसरस कंडीशन है इसके बारे में भी जानकारी मिल सकते हैं। इसके आगे होता है बायोप्सी, मतलब या तो नीडल बायोप्सी, अल्ट्रासोनोग्राफी गाइडेड नीडल बायोप्सी या इंसिशन बायोप्सी या एक्सिशन बायोप्सी। ये अलग अलग प्रकार का बायोप्सी का प्रकार होता है और बायोप्सी करके कैंसर का कंफर्मेशन करते हैं। इस पिक्चर में हम एक मेमोग्राम का पिक्चर दिखा रहे हैं जिसमें रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्टिंग करते हैं
बायरेट्स 1, 2, 3, 4 या 5 हिसाब से। इसका मतलब है बायरेट्स 1, बायरेट्स 2 बिनाइन डिजीज होता है, बायरेट्स 3 प्रोबेबली बिनाइन होता है जिसमें 2% के करीब कैंसर का चांस होता है और उसमें टेस्ट करना होता है। बायरेट्स 4 या बायरेट्स 5 में कैंसर का कन्फर्मेशन करना होता है बायोप्सी या एफएनएसी करके। हमने इस पिक्चर में एफएनएसी फ्रॉम ब्रेस्ट लम्प मतलब फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी प्रोसीजर ब्रेस्ट लम्प से लिया हुआ प्रोसीजर दिखाया है। इसमें एक नीडल और सिरिंज के जरिए ब्रेस्ट ट्यूमर से ब्रेस्ट लम्प से एक सैंपल लिया हुआ दिखाया है और इस सैंपल से पैथोलॉजिस्ट इसमें स्मीयर बना के फिर स्टेनिंग करके इसमें साइटोलॉजी रिपोर्ट करते हैं जिसमें कैंसर का प्रेजेंस या एब्सेंस मतलब ये कैंसरस कंडीशन है या बिनाइन कंडीशन है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। कैंसर कंफर्म होने के बाद और कुछ टेस्ट का ज़रूरत पड़ता है। स्टेजिंग के लिए कुछ टेस्ट का ज़रूरत है जैसे होल बॉडी पेट सीटी स्कैन या सीटी स्कैन, चेस्ट एंड एब्डोमेन का सीटी स्कैन या होल बॉडी बोन स्कैन। ये सब टेस्ट स्टेजिंग के लिए ज़रूरत पड़ता है। सब टाइपिंग कैंसर का सब टाइप जानने के लिए इम्यूनोहिस्टोकेमिकल टेस्ट होता है जिसमें ER, PR, HER ये सब मार्कर करते हैं। मॉलिकुलर सब टाइपिंग जानने के लिए मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है और ये सब टेस्ट के लिए बायोप्सी का ज़रूरत है और बायोप्सी ब्लॉक में ही ये टेस्ट होता है। इस पिक्चर में हमने दिखाया है होल बॉडी पेट सीटी स्कैन का ब्रेस्ट कैंसर में क्या रोल है इसको दिखाने के लिए। होल बॉडी पेट सीटी स्कैन स्टेजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं मतलब जब ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है उसके बाद स्टेजिंग के लिए ये टेस्ट करवाते हैं। जैसे इसमें दिखाया है जैसे लेफ्ट ब्रेस्ट में एक ट्यूमर है और राइट ब्रेस्ट नॉर्मल है। जैसे लंग दिखाया है राइट लंग, लेफ्ट लंग और हार्ट ये सब नॉर्मल है। दूसरा पिक्चर में दिखाया है एक राइट ब्रेस्ट में ट्यूमर है और ये ऑलरेडी स्प्रेड हो चुका है जिसमें लंग में भी ट्यूमर चला गया है और लिम्फ नोड में भी है, सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड में भी है, मतलब ये एडवांस स्टेज में चला गया है। कभी कभी हम देखते हैं जो मरीज़ अपने आप पेट सीटी स्कैन करवा के आते हैं और ये सोचते हैं जैसे बायोप्सी नहीं करने से भी हो जाएगा, इससे डायग्नोसिस हो जाएगा। एक्चुअली ऐसा नहीं है क्योंकि डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए तो बायोप्सी करना ही है और पेट स्कैन जो होता है ये स्टेजिंग के लिए ही होता है। कभी कभी पेट स्कैन में हमको फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट भी मिलता है। फॉल्स पॉजिटिव मतलब जैसे कभी ट्यूबरकुलोसिस है या और कुछ डिजीज है जिसमें कैंसर तो नहीं है लेकिन पेट स्कैन में अपटेक दिखाते हैं और पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाते हैं जो एक्चुअली फॉल्स पॉजिटिव है। तो इसलिए एंजाइटी लेवल बहुत बढ़ जाता है, घबराहट बढ़ जाते हैं। इसलिए पेट सीटी स्कैन डॉक्टर के सलाह पर ही कराना चाहिए, अपने आप नहीं कराना चाहिए। इतने सारे टेस्ट का ज़रूरत क्या है? कुछ लोग तो बायोप्सी के नाम पे डर जाते हैं और बायोप्सी कराना ही नहीं चाहते हैं। आप लोगों को जानकर तसल्ली होगी ब्रेस्ट में होने वाला हर गांठ या लाम्प कैंसर नहीं होता है। कभी बिनाइन कंडीशन जो नॉन कैंसरस कंडीशन होता है जैसे कम उम्र में होने वाला फाइब्रोएडिनोमा या फाइब्रोएडिनोसिस, प्रेगनेंसी या लैक्टेशन रिलेटेड लैक्टेशनल एडिनोमा या ब्रेस्ट में दूध जमा होने के वजह से होने वाला सिस्ट या एब्सेस और कभी ब्रेस्ट में इन्फेक्शन होने के वजह से जैसे हमारे देश में ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन है और ब्रेस्ट में ट्यूबरकुलोसिस होने के वजह से उसमें गांठ बनता है। ये सारे नॉन कैंसरस या बिनाइन कंडीशन होता है और इसको कंफर्मेशन करना ज़रूरी है और कंफर्म करने के लिए एफएनएसी या बायोप्सी का ज़रूरी है। इस पिक्चर में हमने एक नीडल बायोप्सी प्रोसीजर दिखाया है। इसमें ब्रेस्ट लम्प से एक स्पेशल नीडल से, बायोप्सी नीडल से, जिसको बायोप्सी गन भी कहते हैं, इसमें स्मॉल ट्यूमर होने के वजह से इसमें अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसीजर किया है और इसमें ये बायोप्सी गन से एक स्मॉल पीस लिया जाता है
जिसमें हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करते हैं और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करके पूरा ट्यूमर का कैरेक्टरिस्टिक पता लगता है और इसमें टाइपिंग के बारे में भी पता लगता है। लेकिन जब सब टाइपिंग की बात आती है, मतलब किस टाइप का ट्यूमर है और इसमें आगे का इम्यूनोहिस्टोकेमिकल टेस्ट और मॉलिक्यूलर टेस्ट की बात आती है, इसके लिए बायोप्सी टेस्ट का ही ज़रूरत है और ये एफएनएसी में नहीं हो सकता है। इसलिए एफएनएसी में अगर डायग्नोसिस हो भी गया है कैंसर का, तब भी बायोप्सी करके उसमें कंफर्म करना होता है और आगे का स्पेशल टेस्ट करना होता है। जैसे इसमें दिखाया है बायोमार्कर स्टडी इन बायोप्सी ब्लॉक, मतलब इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टडी जो होता है एस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर, HER2 न्यू रिसेप्टर और Ki-67, ये दिखाया है इस पिक्चर में। और नेक्स्ट पिक्चर में ये दिखाया है HER2 न्यू स्टडी, जो एक फिश टेस्ट मतलब फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, ये मॉलिक्यूलर टेस्ट होता है और ये टेस्ट करके ट्यूमर का कैरेक्टरिस्टिक और सब टाइपिंग के बारे में पता करते हैं और ट्रीटमेंट में इसका इम्प्लीकेशन है, मतलब इसका रिपोर्ट के हिसाब से पॉजिटिव या नेगेटिव के हिसाब से ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। और ये जो रिपोर्ट है ER, PR, HCR का रिपोर्ट के बेसिस में ट्यूमर का, ब्रेस्ट कैंसर का ट्यूमर का सब टाइपिंग करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव इसके बेसिस में। मैं इसमें एक बात को बहुत जोर देकर कहना चाहता हूँ, अगर आपके ब्रेस्ट में कोई अल्सर, लंप, गांठ या डिस्चार्ज या कोई भी एब्नॉर्मैलिटी दिखे, ये कैंसर नहीं भी हो सकता है, ये मानकर घर में नहीं बैठे, तुरंत डॉक्टर के पास चले जाइए और टेस्ट करवा लीजिए, क्योंकि कैंसर है या नहीं है ये कंफर्म करना ज़रूरी है और इसके लिए टेस्ट करना ज़रूरी है। अगर कैंसर नहीं है तब तो अच्छी बात है, आपके लिए गुड न्यूज़ है, लेकिन जो प्रॉब्लम है उसका इलाज कराइए। जैसे इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन का इलाज कराइए और टीबी है तो टीबी का इलाज कराइए। अगर कैंसर का डायग्नोसिस हो भी जाता है तो आपको डरना नहीं है, आप एक्सेप्ट करिए और इलाज के दिशा में आगे बढ़िए, क्योंकि कैंसर का इलाज है और इलाज से आप ठीक हो सकते हैं। ज़रूरत है तो सही इन्फॉर्मेशन लेना और सही सेंटर में इलाज करवाना, जहाँ सारे फैसिलिटी है, मतलब कंप्लीट फैसिलिटी है और सही मॉडर्न साइंटिफिक तरीके से कैंसर का इलाज होता है। इधर उधर देखकर या इनसे उनसे बात करके वैल्यूएबल समय खराब नहीं करिए, क्योंकि कैंसर अगर एडवांस स्टेज में चला जाता है तो फिर इलाज थोड़ा मुश्किल होता है। अगर अर्ली स्टेज में इलाज होते हैं तो कंप्लीट क्योर हो सकता है। अगर कैंसर एडवांस स्टेज में भी डिटेक्ट होता है तब भी इसमें इलाज है और इलाज से अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन और स्क्रीनिंग के बारे में बात करूंगा। अगर आपका मन में कोई सवाल है प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद, नमस्कार।